नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है, आखिर एक माँ ने ऐसा क्या लिखा अपनी वसीयत में कि बेटे बहू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तुमने अम्मा को बता दिया कि आज हम बाहर खाना खा कर आएंगे? पार्थ ने संयोगिता से संदेहास्पद तरीके से पूछा। पार्थ की प्रश्नपूर्ण निगाहें, होठों पर विचित्र मंद मुस्कान के साथ गर्दन हिलाकर इस प्रश्न का पूछना इस बात की ओर इशारा था जैसे उसे संयोगिता की ओर से आने वाले उत्तर का पहले से ही अनुमान हो। कि तभी संयोगिता ने उत्तर दिया, अजी अम्मा को क्या बताना, क्या हम पति पत्नी बाहर खाना खाने भी नहीं जा सकते हैं? अम्मा कोई और नहीं बल्कि पार्थ की माँ थी। अपने बेटे पार्थ को जीवन का यथार्थ दर्शन करवाने वाली अम्मा की नज़रें समय के साथ आज कुछ धुंधली सी हो गई थी। उम्र के इस पड़ाव का अनुभव अम्मा को अब मिल रहा था। अम्मा का वास्तविक नाम सरिता था। अम्मा के पति केशव बाबू का देहावसान हुए अभी कोई 2 वर्ष ही व्यतीत हुआ था। पार्थ उनकी इकलौती संतान थी। पार्थ के लालन पालन में केशव बाबू और सरिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेहनत मजदूरी करने वाले केशव बाबू की आय से 2 जून की रोटी पकाना भी आसान नहीं होता था और उस पर पार्थ भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसकी शिक्षा का खर्चा कैसे और कहां से वहन होगा, ये चिंता मन ही मन केशव बाबू और सरिता को खाए जाती थी। अतः सरिता भी अपनी दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर लोगों के घरेलू कामकाज करने लगी, जिससे प्राप्त चंद रुपयों से पार्थ के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाने लगी। पार्थ जो हट करता, केशव बाबू और सरिता देरी से ही सही लेकिन उसकी जिद अवश्य पूरी करते। उसकी जिद और बेहतर भविष्य के आगे उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी को कभी भी आने नहीं दिया। केशव बाबू, जिनको पार्थ बाबूजी बुलाता था, उनके सामने तक पार्थ का ब्याह नहीं हुआ था, किंतु पार्थ की नौकरी अवश्य लग गई थी। नौकरी छोटी मोटी अवश्य थी, किंतु घर की गुजर बसर चल रही थी कि बाबूजी का देहांत हो गया। अब अम्मा के जीने का सहारा पार्थ ही था। बुढ़ापे की दहलीज पर अम्मा के बढ़ते कदम के अनुभवों को उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, और सोचती भी कैसे, जिस इकलौती संतान को पालने में अम्मा बाबूजी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, उससे भला साथ देने जैसी छोटी सी उम्मीद करना भला कौन सा गुनाह था। पार्थ की तरक्की बाबूजी के देहांत के 6 महीनों के भीतर हो चुकी थी और अगले 6 महीनों में पार्थ ने नौकरी बदल दी थी, जिससे उसका पद और वेतन दोनों में खासा इजाफा हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात संयोगिता से हुई थी। संयोगिता से पहली नज़र में ही पार्थ को आकर्षण हो रहा था। होता भी क्यों न, मृग जैसे नयन, गुलाबी अधर, लालिमा युक्त कपोल और घुघराले बाल उसकी सुंदरता का स्वतः बखान कर रहे थे। साथ ही उसके पाश्चात्य संस्कृति वाले कपड़े साधारण जीवन शैली वाले पार्थ को आकर्षित कर रही थी। लेकिन मृग नयनी वाली उस चंचला को भी पार्थ की ओर मानो कोई आकर्षण सा हो रहा था। समय बीत रहा था कि आकर्षण प्रेम में परिवर्तित होने लगा था, किंतु चिंता का विषय यह था कि संयोगिता और पार्थ दोनों की जाति अलग अलग थी। उन्हें संदेह यह था कि अम्मा शादी के लिए तैयार होंगी भी अथवा नहीं, लेकिन अम्मा ने पार्थ की खुशी के लिए रिश्ते को हाँ कर दी। शादी को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि पार्थ उस चंचल संयोगिता के प्रेम पास में इस तरह डूब गया था कि उसे अब जैसे अम्मा की कोई चिंता ही नहीं थी। पार्थ से प्रतिपल भोजन का पूछने वाली अम्मा ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं, ये भी पूछने का अब जैसे पार्थ को समय न था। महीनों गुजर जाते थे, पर शायद ही कभी अम्मा का हाल चाल लेने चंद पल भी पार्थ ने उनके पास गुजारा हो, और गुजारता भी कैसे। आखिर आधा सा दिन उसकी नौकरी में निकल जाता था और शेष समय में पार्थ को अकेला देख संयोगिता अपने किसी न किसी काम में लगा देती। संयोगिता को बिल्कुल पसंद नहीं था कि पार्थ अम्मा के पास थोड़ी देर भी समय व्यतीत करे, इसलिए कोई न कोई बहाना निकालकर वो पार्थ को किसी न किसी काम में लगा देती थी। सुहास वो दोनों बाहर खाना खाने गए हुए थे। घर में अम्मा बिल्कुल अकेली थी कि एकाएक उन्हें जोरों की भूख लगी। अम्मा पाक गृह की तरफ इस झूठी उम्मीद से चल दी कि संयोगिता ने कुछ बनाया होगा। रसोई में जाकर देखने पर जो हाथ में था वह थी, एक तो थी घोर निराशा और दूसरा भूख।
उनके विचारों की तीव्र गति क्षुधा की इस धधकती अग्नि को और तीव्र कर रही थी। जिस औलाद की परवरिश में अपने सपनों का गला घोटा था अम्मा ने, आज उसी औलाद ने अम्मा को मौत के करीब ला दिया था। लेकिन वक्त क्या दिन न दिखा दे, ये सोचकर कर्म फल मानकर उन्होंने मन को एक झूठा दिलासा देकर उस परिस्थिति को स्वीकारते हुए पानी पीकर अपनी भूख को तृप्त करने की निरर्थक चेष्टा की। आज अम्मा को वो दिन स्मरण हो रहे थे जब बाबूजी मेहनत मजदूरी करके ही सही अम्मा को कभी भूखा नहीं रहने देते थे, और वो बेटा जिसके लिए उन्होंने उनका आज अब एक याद बना दिया था, वह समर्थ होकर भी कितना दीन दरिद्र सा जान पड़ रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं था जब संयोगिता और पार्थ ने ऐसा किया हो। अतः आज अम्मा ने सोच लिया कि वो अपने मर्म, अपनी वेदना को शब्दों में उकेरेंगी, और इसी के साथ उन्होंने मन के विचारों को लिखना शुरू किया। समय के साथ कमज़ोर होती नेत्र ज्योति और कांपते हाथों ने जितना साथ दिया, अम्मा ने उतना ही लिखा। एक रोज़ पार्थ को अपने कार्यालय की ओर से 1 सप्ताह की विदेश यात्रा करने का मौका मिला। शर्त यह थी कि कार्यालय कोई भी 2 व्यक्तियों का खर्चा वहन करेगा। उससे अधिक के लिए पार्थ को अपनी आय से वहन करना था। अतः उसके मन में एक विचार आ रहा था कि अम्मा के लिए क्या करे। घर पहुंचकर उसने ये पूरा वाक्य संयोगिता के साथ साझा किया। संयोगिता पार्थ के उस निर्णय से नाखुश थी जिसमें वो अम्मा को भी अपने खर्च पर ले जाने के पक्ष में था, क्योंकि उस यात्रा में एक व्यक्ति के लिए होने वाला खर्च पार्थ के लगभग 2 माह का मेहनताना था। बचते बर्तनों की खनक काफ़ी दूर तक स्पष्ट होती है। अतः अम्मा को भी पता चल गया कि एकाएक पार्थ ने अम्मा के कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी। पुत्र के आगमन ने उन पथराई आंखों को नम कर दिया था। पार्थ अम्मा से बोला, अम्मा, मुझे मेरे कार्यालय की ओर से 1 सप्ताह की विदेश यात्रा का पुरस्कार मिला है। अम्मा ने दोनों हाथ को थोड़ा उठाकर पार्थ को आशीर्वाद का संकेत दिया। पार्थ आगे बोला, क्या है अम्मा, आप हमारे साथ चलोगी? संयोगिता और पार्थ के उस विवाद में ध्वनि का तारतम्य तो इतना अधिक था कि शायद 3-4 घर दूर तक वाक्य स्पष्ट सुना जा सकता था। ऐसे में अम्मा तो उसी घर के एक कक्ष में रहती थीं। ऐसे में उन्होंने पार्थ को उत्तर दिया, लल्ला, मेरी उम्र तुझे घूमने फिरने वाली लगती है, तू बहू के साथ हो, जैसा आप कहो। बोलकर पार्थ उस कक्ष से चला गया। घूमने के जोश में दोनों अम्मा के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां सिरे से भूल गए। विदेश यात्रा से अच्छे लम्हों और यादों को सहेज जब दोनों वापस आए और उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर की खामोशी ने उन्हें अंदर आने की अस्वीकृति दी। पार्थ अम्मा अम्मा करता रहा, लेकिन अम्मा लल्ला आई कहने की मनोदशा में नहीं जान पड़ रही थी। अचानक से पार्थ के मन में बुरे विचारों की जैसे बाढ़ आ गई और उसने यथासंभव बल से उस दरवाजे को तोड़ दिया और घर में प्रवेश किया। अम्मा वहाँ अचेत थी। अम्मा को चिकित्सक के पास ले जाने पर पता चला कि अम्मा की मृत्यु 2 दिन पूर्व ही हो गई थी। आते मारे भूख के सिकुड़ गई थी और गहन चिंतन से उनके मस्तिष्क में न्यूरॉन तबाह हुए थे और आघात हुआ था जो मौत का कारण बना था। अम्मा अब जा चुकी थी। पार्थ अपने कुकर्मों का परिणाम देख खुद को बेबस महसूस कर रहा था। भला मौत पर किसका बस? वाक्य ने सबका ध्यान द्वार पर आए एक आगंतुक शोकाकुल की ओर गया। काला कोट पहना, हाथ में फाइल दबाया। आखिर ये शख्स कोई वकील सा जान पड़ रहा था। किसी के कुछ पूछने से पहले ही उस आगंतुक ने बताया कि वह एक अधिवक्ता है और उसकी अम्मा की वसीयत लेकर आया है। सब स्तब्ध थे कि आखिर एक कंगाल वसीयत किस आधार पर करके गया होगा। पार्थ ने अधिवक्ता साहब को अंदर लेकर अम्मा की वसीयत पढ़ने का अनुरोध किया। वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं सरिता देवी, पत्नी स्वर्गीय बाबू श्री केशव बाबू, निवासी पान वाली गली, आगरा, अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी मादक पदार्थ या द्रव्य का सेवन किए वसीयत क्रमानुसार लिख रही हूँ। यह घर केशव बाबू और मेरी मेहनत का प्रतिफल है और इसका स्वामित्व मेरे पास ही है। अतः इस घर को मैं अनाथ बुजुर्गों की छत हेतु सरकार को देती हूँ, जहाँ सरकार किसी भी समाज सेवी संस्था के माध्यम से ऐसे बुजुर्गों को शरण दे सकती है जिनकी नाकारा औलादें उन्हें बोझ समझती हों। पहला निर्देश सुनते ही पार्थ ये समझ गया कि उसके पाप उसका पीछा कई जन्मों तक नहीं छोड़ने वाले हैं। वकील ने आगे पढ़ा, मेरे कक्ष के एक बक्से में कुछ स्वर्ण और रजत के आभूषण हैं जो केशव बाबू की माँ से मुझे प्राप्त हुए थे। उसे बेचकर प्राप्त धन को एक खाता में रखा जाए जिसका स्वामित्व भी सरकार को इन परिप्रेक्ष्य में दिया जाए
कि जब तक जितने दिन संभव हो उस पैसों से उन्हीं अनाथ बुजुर्गों की क्षुधा तृप्त की जाए। संयोगिता अभी भी भाव शून्य थी, लेकिन पार्थ गले तक एक अजीब से दर्द से भर चुका था। उसका हृदय भी स्पंदन सहजता से नहीं कर पा रहा था। वकील ने आगे पढ़ा, मेरे मृत शरीर के उपयोग में आने वाले अंगों को अनुसंधान या पुनरुपयोग हेतु निकाल लिए जाएं और उसकी चिता को अग्नि उसके पुत्र या पुत्र वधू द्वारा नहीं दी जाए। संयोगिता यह सुनकर स्तब्ध हुई कि अम्मा ने पार्थ को अलग कैसे कर दिया अपनी वसीयत से, कि वकील ने आखिरी क्रम को भी पढ़ दिया। मेरी पुत्र वधू संयोगिता और मेरे पुत्र के लिए एक कॉपी जो मैंने अपने ही कक्ष में मेज पर रखी हुई है, उसमें मेरा जीवन दर्शन है। वक्त मिलने पर जरूर पढ़ लेना। उपरोक्त समस्त कथा अनुसार वर्णित वसीयत को मेरे मृत्यु वाले दिन अस्तित्व में लाने के लिए मेरे द्वारा मैं वकील श्री परमेश्वर सिंह को नियुक्त करती हूँ। साथ ही यह भी स्पष्ट करती हूँ कि इस वसीयत के लिए आए खर्च को मैंने अपनी और केशव बाबू की संयुक्त जमा पूंजी से वहन किया है। आखिरी निर्देश को सुनकर अब सभी इसी सोच में थे कि कॉपी का क्या रहस्य है, कि अचानक बताए स्थान से उस कॉपी को लाकर पार्थ ने पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, अम्मा का आशीर्वाद। हालांकि तुम इस आशीर्वाद के मोहताज नहीं हो, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि कैसे तुम्हारे लालन पालन में तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने वो दिन भी गुजर बसर किए हैं जिसके न करने से तुम्हारा आज जैसा न होता। शादी करने का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि बच्चा अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाए, और तुमसे तो केवल प्रेम अपेक्षित था। संयोगिता, तुम कहीं भी गलत नहीं हो। जिस बेटे को 27-28 वर्ष अपने प्यार से पाला, अपनी मेहनत की कमाई से आज इस काबिल बनाया, जब वही हमारा नहीं रहा तो तुम तो कुछ वर्षों से हमसे जुड़ी हो। ये भी हमारे ही संस्कार थे कि कम से कम पार्थ अपनी पत्नी के लिए संवेदना तो रखता है, चाहे उसका अपनी अम्मा के प्रति प्रेम अब मर चुका है। बस तुम्हें अपना एक जीवन दर्शन देकर यहीं विराम कर रही हूँ कि तुम दोनों कभी अपने बच्चे को जन्म देने का मत सोचना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू का जब यौवन ढल जाए, जब उसके चेहरे की लालिमा फीकी हो जाए, इस आकर्षक शरीर का गर्द चूर हो जाए, आंखों की ज्योति मंद पड़ जाए और हाथ पैरों में जान कम रह जाए, तो उम्र के पार्श्व प्रभाव में उसकी वही औलाद उसके लिए भाव शून्य होकर उसे एकांत में छोड़कर चली जाए। औलाद से दर्द भी औलाद वालों को मिलते हैं। बे औलाद कम से कम इस दर्द के अनुभव से तो वंचित रहते हैं। तुम्हारी अम्मा। संयोगिता उस दर्द का अब जीवंत अनुभव कर पा रही थी। पार्थ और संयोगिता दोनों की आंखों से अश्रुधारा विरल प्रवाहित हो रही थी। पार्थ की आंखों के सामने वह दृश्य घूम रहा था जब वह तरह तरह के खाने का स्वाद ले रहा था, मजे कर रहा था, हर्ष और उल्लास मना रहा था। तब उसकी माँ तड़प तड़प कर एक एक दाने के लिए तरसती हुई अपने प्राण त्याग रही थी। आज उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वह नजरें नहीं मिला पा रहा था खुद से। वह चिल्ला चिल्ला कर अपने प्राण त्याग देना चाहता था। वह समय को पीछे धकेल देना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब पछताने के अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसलिए समय रहते ही अपने माता पिता की कद्र कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहता है। अन्य सभी श्रोतागण की भी आंखें नम थी। अम्मा का दर्द जो उनके दिल पर बोझ था, वह उन सभी श्रोतागण के साथ साझा करके पर ब्रह्मा में विलीन हो गई थी। पार्थ की आंखों के सामने ही उसकी माँ की चिता को कोई और मुखाग्नि दे रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। जीते जी तो उसने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान किया नहीं। अब मरने के बाद वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरी कर रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि उस जैसे नालायक बेटे के कुकर्मों की यही सजा है। दोस्तों, एक बेटे का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि वह अपने माता पिता के अंतिम संस्कार से भी वंचित रहे। लेकिन जो बेटा अपने जीते जी अपने माँ या पिता की इच्छाओं, उनके सुख दुख का ख्याल न रख पाए, अपने माता पिता के अंतिम संस्कार करने का उसे कोई हक भी नहीं है। आपको सरिता देवी जी उर्फ अम्मा का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।